नमस्कार दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग। आज आपसे चर्चा करूंगा समसामयिक भारत के इतिहास में। आज का टॉपिक है विकासशील भारत के समक्ष चुनौतियां। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने भारत में राजनीतिक दल विषय पर चर्चा की थी। आज हम एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए विकासशील भारत के समक्ष चुनौतियों विषय पर आज चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा ये, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। दोस्तों, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां बड़ी पेचीदगी और क्लिष्टता के लिए जानी जाती थी उस समय, किंतु प्राथमिक स्तर पर इनका मुकाबला करना भारत के लिए जरूरी था। भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गई थी, किंतु इसका विस्तार करते हुए इसे अक्षुण्ण बनाना आवश्यक था। देश में लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया, अतः इसके अनुकूल राजनीतिक व प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना कर उन्हें क्रियाशील बनाना एक चुनौती भरा कार्य था। पहली प्राथमिकता राजनीतिक चुनौतियों के समाधान को प्रदान की गई। इसके अंतर्गत देशी रियासतों के विलय एवं प्रांतों के गठन का कार्य वृत्तक्रम में निपटाया गया। इन्हें लेकर अनेक मुद्दे शेष रह गए थे, किंतु फौरी तौर पर निपटाने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश का नया संविधान लागू हो गया और संविधान लागू होने के बाद पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गई। इन पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ के बाद देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में प्रजातांत्रिक समाजवाद की परिकल्पना की गई, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों इतनी बढ़ती गई कि इनका मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाना जरूरी हो गया। और भारत के समक्ष कई चुनौतियां इस समय सामने थी। सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो थी सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत जो देश की प्राचीन काल से अतीत काल से चली आ रही है कितनी बड़ी समस्या, जो विदेशों की तुलना में जैसे जापान जैसे देश के अंदर सामाजिक पूंजी है, भारत के अंदर सामाजिक पूंजी का बड़ा अभाव रहा। और इस सामाजिक पूंजी की समस्या के रूप में हम देखते हैं जातिवाद। सबसे प्रमुख समस्या जातिवाद को कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। स्वतंत्रता के पश्चात यह विकराल रूप में उपस्थित हुई। प्रसिद्ध समाज शास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने इसे 20वीं सदी के नव अवतार के रूप में परिभाषित किया। जातिवाद सामाजिक एकीकरण में बाधा और सामाजिक विघटन में सहायक है, इसलिए राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधक है। इसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे प्रयास हुए, लेकिन वो सारे प्रयास नाकाफ़ी थे। सरकारी योजनाएं बनी, लेकिन वो ज़मीन स्तर तक आज तक नहीं पहुंची हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर दलितों के साथ में अत्याचार की घटनाएं होती रहती हैं। कहीं घोड़ी पे बैठने को लेकर दूल्हे को विवाद है, तो कहीं खाट पे बैठने को लेकर विवाद है, कहीं जूते पहनने को लेकर विवाद है, तो कहीं मूछें ऊंची रखने को लेकर विवाद है। दलितों के साथ में सामाजिक प्रताड़ना, अब छुआछूत सीधे रूप से न होकर मानसिक, तो आज भी शहरों में भी देख सकते हैं आप इसे। तो इस तरह से ये जातिवाद की घटनाएं देश के अंदर जब तक बढ़ रही हैं, वो ऐसा सोचा था कि आज़ादी के बाद शिक्षा से चीज़ें दूर होंगी, लेकिन आज भी बड़े पैमाने पर जातिवाद की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। दूसरी बड़ी समस्या है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, छुआछूत को एक 1987 में अधिनियम के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया और बड़े पैमाने पर सरकार ने घोषणा की, लेकिन जब हम इसकी तह में जाते हैं तो वास्तविकता पाते हैं ढाक के 3 पात। आज भी अस्पृश्यता की घटना के नाम पर देश में हजारों की संख्या में प्रतिदिन मामले अस्पृश्यता के छुआछूत के नाम पर दर्ज होते हैं, लेकिन उन मामलों में कुछ ही प्रतिशत, 2 या 3% मामलों में ही सजा हो पाती है। अक्सर जो अपराधी हैं वह छूट जाते हैं अपने धनबल बाहुबल के कारण। और समाज में इस तरीके ये अस्पृश्यता की जो डॉक्टर अंबेडकर ने या संविधान ने जो सपना देखा था कि भाई ये देश के अंदर दूर होगी, वो आज भी यों का ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसके लिए संवैधानिक प्रयास ऐसा नहीं है कि नहीं हुए। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत, 16 के अंतर्गत प्रतिनिधित्व देकर इन जातियों का समाज में उच्च स्थान देने के लिए काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी थे। और आज एक बड़े पैमाने पर इसके लिए जन जागरण अभियान चलाकर सरकार द्वारा इसमें रुचि लेकर इस कार्य को सही तरीके से किया जाए तो ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। जनसंख्या वृद्धि शुरू से ही हमारे देश की एक बड़ी संख्या है। आज पूरे विश्व में हम दूसरे नंबर पर चीन के बाद चल रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि देश की एक बड़ी समस्या रही है। इसके साथ ही बेरोजगारी ने वर्तमान में तो बेरोजगारी की दर इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि बेरोजगारी ने अधिकतर मल्टीनेशनल कंपनियों के पढ़े लिखे लोगों के भी रोजगार छिन गए हैं। कोविड-19 महामारी के बाद में ये हमारी आज़ादी के बाद से एक प्रमुख समस्या रही है। निर्धनता, गरीबी रेखा, जैसे कि कई सारी रिपोर्ट्स आई, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट आई, लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट आई, इनमें
निर्धनता का पैमाना के आधार पर 40% लोग देश के निर्धनता के गरीबी रेखा से BPL गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उनके सामने 2 जून की रोटी मैसर उनको नहीं हो पा रही है। ये एक देश की बड़ी समस्या आज तक 50 साल आज़ादी के 70 साल बीतने के बाद आज तक बनी हुई है। इसके उन्मूलन के लिए सरकार ने प्रयास भी किए, लेकिन प्रयास नाकाफी थे और ये बढ़ता जा रहा है। आज भी गरीबी का जो ग्राफ है वो इस तरह हमारे देश के सामने एक बड़ी समस्या रही है अशिक्षा की। अशिक्षा के कारण आज भी हमारे यहाँ पर ग्रामीण समाज के अंदर बड़ी दयनीय स्थिति है और अशिक्षा को उसके लिए हमारे संविधान में संशोधन किया, शिक्षा को अनिवार्य विषय बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी योजना को सही तरीके से क्रियान्वित और सुपरविजन करने की ज़रूरत है। अभी जो हाल ही के वर्षों में एक नया संकट आया वो है पर्यावरणीय संकट। ये आज़ादी के बाद से हमारे देश का प्रमुख संकट का वो रहा है। आज वनों के तीव्र गति से औद्योगिकरण ने इन वनों के विनाश से मानव के सामने जीवन जीने का जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शुद्ध वायु और पर्यावरण का जो अधिकार है उसको सही तरीके से लागू करने की ज़रूरत है। अभी हाल के वर्षों में आतंकवाद से भी भारत को दो चार होना पड़ा है। इस आतंकवादी समस्या के लिए भी सरकारों को सही तरीके से प्रयास करने होंगे, तभी भारत एक सशक्त भारत बन सकता है और यहाँ लोकतंत्र की नींव मजबूत हो सकती है। दोस्तों, इस तरह हमने समसामयिक भारत के इतिहास में भारत के सामने जो विकासशील भारत के सामने जो चुनौतियाँ थी उन पर आज हमने चर्चाएँ की। धन्यवाद।